नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44 का व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। तो धारा 44 का को पढ़ने से पहले हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं। धारा 44 का टाइटल है व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। तो पहले हम यह समझते हैं कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र क्या होते हैं। तो पहले हम व्यतिकारी राज्य क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। व्यतिकारी का मतलब होता है पारस्परिक या एक जैसा आपसी संबंधों को आदान प्रदान करना, और राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कोई राज्य या कोई क्षेत्र या अन्य कोई देश। तो पारस्परिक राज्य क्षेत्र का मतलब है कि भारत के बाहर स्थित कोई अन्य क्षेत्र या कोई अन्य देश जो भारत से पारस्परिक संबंध रखता है। इसका मतलब है कि यदि ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय सुनाया जाता है, तो ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र के निर्णय भारत में उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे भारत के किसी न्यायालय के निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि वैसे के वैसे ही लागू होंगे, यानी कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के निर्णय भारत में और भारत के निर्णय व्यतिकारी राज्य क्षेत्र में पारस्परिक रूप में यानी वैसे के वैसे रूप में लागू होंगे। तो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र का मतलब है पारस्परिक राज्य क्षेत्र या एक जैसे संबंध रखने वाला आपसी आदान प्रदान करने वाला राज्य क्षेत्र। तो धारा 44 का व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा यानी उन राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा जो भारत से आपसी आदान प्रदान के संबंध रखते हैं, उन राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा यदि कोई डिक्री पारित की जाती है तो उन डिक्रियों का निष्पादन भारत में कैसे किया जाएगा, यह हमें बताती है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44 का। धारा 44 का बेयर एक्ट में लिखा है कि पहला, जहां किसी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी की डिक्री की प्रमाणित प्रति किसी जिला न्यायालय में फाइल की गई है, वहां उस डिक्री का भारत में निष्पादन ऐसे किया जा सकेगा मानो वह उस जिला न्यायालय द्वारा पारित की गई थी। अब हम धारा 44 का की उपधारा 1 को आसान भाषा में समझते हैं। धारा 44 का बेयर एक्ट में लिखा है कि जहां व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी की डिक्री यानी जहां किसी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय ने कोई निर्णय पारित किया है और ऐसे पारित निर्णय की डिक्री की प्रमाणित प्रति यानी सर्टिफाइड कॉपी भारत के किसी जिला न्यायालय में फाइल की गई है या दाखिल की गई है, वहां पर उस व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन ऐसे किया जा सकेगा मानो वह डिक्री भारत के उस जिला न्यायालय के द्वारा ही पारित की गई थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय ने कोई डिक्री पारित की है तो उस डिक्री का निष्पादन भारत के जिला न्यायालय में उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे कि वह डिक्री भारत के जिला न्यायालय के द्वारा ही पारित की गई हो। इसके बाद आती है धारा 44 का की उपधारा 2, जिसे पहले हम बेयर एक्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आसान भाषा में समझेंगे। धारा 44 का उपधारा 2 बेयर एक्ट में लिखा है कि डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ ऐसे वरिष्ठ न्यायालय का ऐसा प्रमाण पत्र फाइल किया जाएगा जिसमें उस विस्तार का यदि कोई हो उल्लेख होगा जिस तक वह डिक्री
तुष्ट या समयोजित की गई है और ऐसा प्रमाण पत्र इस धारा के अधीन की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसी तुष्टि या समायोजन के विस्तार का निश्चायक सबूत होगा। अब हम उपधारा 2 को आसान भाषा में समझते हैं। उपधारा 2 लिखा हुआ है कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय की डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ ऐसे वरिष्ठ न्यायालय का ऐसा प्रमाण पत्र भी भारत के जिला न्यायालय में फाइल किया जाएगा जिसमें उस विस्तार का यदि कोई हो, मतलब जिसमें उस विस्तार का यदि कोई ऐसा विस्तार है तो उसका उल्लेख होगा जिस विस्तार तक उस डिक्री को तुष्ट किया गया है या उसका समायोजन किया गया है। तो जब कभी भी डिक्री की प्रमाणित प्रति लगेगी तो उसके साथ एक प्रमाण पत्र भी लगेगा जिसमें डिक्री की तुष्टि या पूर्ति और उस डिक्री का किस प्रकार से समायोजन किया गया है इस विस्तार का भी उल्लेख होगा, यानी इस विस्तार इस बात को भी बताया जाएगा। और डिक्री के साथ लगाया गया ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का भी निश्चायक सबूत होगा, मतलब निश्चित सबूत होगा। किस बात का निश्चित सबूत होगा? कि इस धारा के अधीन की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, मतलब धारा 44 का के अधीन जो कार्यवाहियां की जाती हैं उनके उद्देश्यों के लिए, उनके प्रयोजनों के लिए ऐसी डिक्री की तुष्टि यानी ऐसी डिक्री की पूर्ति कहाँ से की गई है और उसका समायोजन कहाँ से होगा, इस बात का निश्चायक यानी निश्चित सबूत होगा। तो उपधारा 2 हमें यह बताना चाहती है कि जब व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय की प्रमाणित प्रति के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाया जाएगा और वह प्रमाण पत्र में इस बात का विस्तार पूर्वक उल्लेख होगा कि उस डिक्री की तुष्टि या उस डिक्री का समायोजन किस प्रकार से किया गया है, तो जो प्रमाण पत्र होगा वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारत के जिला न्यायालय के लिए जब वह डिक्री का निष्पादन भारत में करवा रहा है उसके लिए उन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसी तुष्टि या समायोजन का जो विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है यह निश्चायक सबूत होगा, यानी निश्चित सबूत होगा। यह इस बात का सबूत होगा कि जो डिक्री पारित की गई है उस डिक्री का तुष्टीकरण, उस डिक्री की पूर्ति किस प्रकार से की जानी है। इसके बाद आती है धारा 44 का की उपधारा 3। धारा 47 के उपबंध इस धारा के अधीन डिक्री का निष्पादन करने वाले जिला न्यायालय की कार्यवाहियों को उस डिक्री की प्रमाणित प्रति के फाइल किए जाने के समय से लागू होंगे और यदि जिला न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह दर्शित कर दिया जाता है कि डिक्री धारा 13 के खंड का से खंड 4 तक में विनिर्दिष्ट अपवादों में से किसी में आती है तो वह न्यायालय ऐसी डिक्री का निष्पादन करने से इनकार कर देगा। अब हम उपधारा 3 को आसान भाषा में समझते हैं। धारा 47 के उपबंध। धारा 47 बात करती है प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। ये उपबंध, इस बात का उपबंध या ये प्रोविजन किसको लागू होंगे? भारत के जिला न्यायालय की कार्यवाहियों को लागू होंगे। कब लागू होंगे? जब व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के द्वारा पारित डिक्री की प्रमाणित प्रति भारत के जिला न्यायालय में फाइल की जाती है उस समय धारा 47 के उपबंध भारत के जिला न्यायालय को लागू होंगे। और यदि भारत के जिला न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यानी समाधान देकर, सबूत देकर यह दर्शित कर दिया जाता है, यह बता दिया जाता है। क्या बता दिया जाता है? कि धारा 13 के खंड क से लेकर खंड 4 तक में विनिर्दिष्ट किए गए, मतलब खंड क से 4 में बताए गए अपवादों में से किसी एक अपवाद में आती है। क्या आती है? वह डिक्री आती है जो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित
की गई है वह डिक्री धारा 13 के खंड का से लेकर खंड 4 तक के किसी पॉइंट में वह डिक्री आती है। धारा 13 के खंड का से लेकर खंड 4 में दिया है, पहला निर्णय यदि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, दूसरा निर्णय मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है, तीसरा निर्णय या तो अशुद्ध बोध यानी गलत ज्ञान या भारत की विधि को मान्यता नहीं देता या मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है, चौथा निर्णय नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, पांचवा निर्णय कपट द्वारा प्राप्त किया गया है और छठवा या फिर निर्णय भारत में लागू किसी विधि को भंग करता है। तो यदि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय या पारित की गई डिक्री धारा 13 के इन अपवादों में से किसी में आता है तो भारत का जिला न्यायालय ऐसी डिक्री के निष्पादन से इनकार कर देगा, ऐसी डिक्री के निष्पादन से मना कर देगा। तो यह हमें बताती है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44 का की उपधारा 3। इसके बाद धारा 44 का में हमें पढ़ने को मिलते हैं 2 स्पष्टीकरण। तो पहले हम स्पष्टीकरण नंबर 1 को पढ़ेंगे, उसके बाद स्पष्टीकरण नंबर 2 को समझेंगे। स्पष्टीकरण नंबर 1 में हमें व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों और व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के जो वरिष्ठ न्यायालय हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मतलब व्यतिकारी राज्य क्षेत्र क्या होते हैं और व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय क्या होते हैं और किसी क्षेत्र को कब व्यतिकारी राज्य क्षेत्र माना जाएगा और कब व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय माना जाएगा। तो यह हमें स्पष्ट किया गया है स्पष्टीकरण नंबर 1 में, जिसे पहले हम पूरा डायरेक्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आसान भाषा में समझेंगे। स्पष्टीकरण 1 व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों से भारत के बाहर का ऐसा देश या ऐसा राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित है जिसे केंद्र सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित करे और ऐसे किसी राज्य क्षेत्र के प्रति निर्देश से वरिष्ठ न्यायालय से ऐसे न्यायालय अभिप्रेरित हैं जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तो स्पष्टीकरण 1 में हमें स्पष्ट किया गया है व्यतिकारी राज्य क्षेत्र किसे माना जाएगा। तो व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों से भारत के बाहर का ऐसा कोई देश या ऐसा कोई राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित है। कैसा देश या कैसा राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित है जिसे केंद्र सरकार क्या करे, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के उद्देश्यों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित करे। तो भारत के बाहर के जिस देश या जिस राज्य क्षेत्र को केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित करती है उसे ही माना जाता है व्यतिकारी राज्य क्षेत्र। और ऐसे किसी राज्य क्षेत्र का वरिष्ठ न्यायालय किसे माना जाएगा, जिस न्यायालय को उक्त अधिसूचना में यानी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, बताया जाए। मतलब उस अधिसूचना में जिसमें किसी क्षेत्र को व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है, उसी अधिसूचना में जिस न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय घोषित किया जाएगा उसे ही उस व्यतिकारी राज्य क्षेत्र का वरिष्ठ न्यायालय माना जाएगा। तो यह सारी चीजें केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाएंगी। किसे व्यतिकारी राज्य क्षेत्र मानना है, किसे वरिष्ठ न्यायालय मानना है, तो यह सब चीजें केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा। इसके बाद आता है धारा 44 का स्पष्टीकरण 2, जिसे हम पहले पूरा डायरेक्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आसान भाषा में समझेंगे। स्पष्टीकरण 2 वरिष्ठ न्यायालय के प्रति निर्देश से प्रयुक्त डिक्री शब्द से ऐसे न्यायालय का ऐसी डिक्री या निर्णय अभिप्रेरित
अभिप्रेरित है, जिसके अधीन ऐसी धनराशि संदेह है जो करों या समान प्रकृति के अन्य प्रभारों के लिए अथवा जुर्माने या अन्य शास्ति के बारे में संदेह राशि नहीं है, किंतु किसी भी दशा में इसके अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट नहीं होगा, यद्यपि ऐसा पंचाट डिक्री या निर्णय के रूप में प्रवर्तनीय है। तो स्पष्टीकरण 2 में हमें बताया गया है कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है उस डिक्री में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। तो यह दोनों चीजें हमें स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट की गई हैं कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय की डिक्री किसे माना जाएगा, किन किन चीजों को उसमें शामिल किया जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा। तो वरिष्ठ न्यायालय के प्रति जो डिक्री शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वरिष्ठ न्यायालय की डिक्री का क्या मतलब है, यह हमें स्पष्ट करता है स्पष्टीकरण 2। तो डिक्री शब्द से ऐसे वरिष्ठ न्यायालय का ऐसी डिक्री या निर्णय अभिप्रेरित है। कैसा निर्णय या डिक्री अभिप्रेरित है, जिसके अधीन मतलब ऐसे निर्णय या डिक्री के अधीन ऐसी धनराशि संदेह है, मतलब ऐसी धनराशि दी जाती है या दी जा सकती है जो करों यानी टैक्स या समान प्रकृति के अन्य प्रभारों यानी इसी समान प्रकृति के अन्य कोई प्रभार, अन्य कोई चार्ज हैं तो वह सभी, अथवा जुर्माने या अन्य कोई शास्ति के बारे में संदेह राशि नहीं है, या फिर कोई जुर्माना है या इसी प्रकार की अन्य कोई शास्ति यानी अन्य कोई दंड है, तो इसी प्रकार का कोई अन्य दंड जो जुर्माने के रूप में लगाया जाता है, आर्थिक दंड होता है, तो ऐसे सभी संदेह राशि नहीं है, मतलब कि ऐसी सभी संदेह राशि शामिल है, मतलब इन सभी को शामिल किया गया है, किंतु किसी भी दशा में इसके अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट नहीं आते। माध्यस्थम पंचाट होता है जो मामले माध्यस्थम कार्यवाहियों के द्वारा निपटाए जाते हैं, मतलब माध्यस्थम का मतलब होता है कि जो मामले आर्बिट्रेशन के द्वारा निपटाए जाते हैं, मतलब जो दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई विवाद है तो उसके बीच में एक व्यक्ति को माध्यस्थ बनाकर उस व्यक्ति के द्वारा उनके बीच का विवाद निपटाया जाता है। तो माध्यस्थम के द्वारा जो निर्णय सुनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पंचाट। तो इसमें वरिष्ठ न्यायालयों के डिक्रियों में माध्यस्थम पंचाटों को शामिल नहीं किया जाता। यद्यपि ऐसा पंचाट निर्णय और डिक्री के रूप में भले ही लागू है, लेकिन फिर भी उसे वरिष्ठ न्यायालयों की डिक्री में शामिल नहीं किया जाता। तो निर्णय या डिक्री के अधीन ऐसी धनराशि संदेह है, मतलब ऐसी धनराशि दी जाती है जो करों यानी टैक्स या समान प्रकृति के अन्य प्रभारों के लिए, मतलब ऐसी ही समान प्रकृति के अन्य प्रभार या अन्य चार्ज अथवा जुर्माने या अन्य कोई शास्ति या जुर्माने के बारे में संदेह यानी दी जाने वाली राशि नहीं है। इसका मतलब है कि यह सारी राशि तो संदेह है, किंतु किसी भी दशा में इसके अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट जो होता है वह नहीं होगा। भले ही ऐसा पंचाट डिक्री या निर्णय के रूप में प्रवर्तनीय है, लागू है, पर फिर भी इसे डिक्री नहीं मानेंगे। माध्यस्थम पंचाट होता है, माध्यस्थम में जो निर्णय सुनाया जाता है उसे कहा जाता है माध्यस्थम पंचाट। तो माध्यस्थम पंचाट को वरिष्ठ न्यायालय की डिक्रियों में शामिल नहीं किया जाता। तो यह थी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44 क। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।